हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल विनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, जैव विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, उसमें हम लोग पढ़े थे जैव विविधता के बारे में, वर्गीकरण का आधार पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़े थे। और वर्गीकरण एवं जैव विकास भी हमने लगभग पढ़ लिया था। चलिए अब उसी को आगे ले चलते हैं। हाँ, नए वीडियो में बच्चों एक मिसिंग हो गया था, वो उसको हम दूर करना चाहते हैं। जो चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में लिखा था, उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज था। वो सन 1859 में उन्होंने अपनी थ्योरी दिया था। गलत हो गया था बाद में, 1859। ये 5 है बच्चों, हाँ 5 है। हाँ, 1859 में अपनी पुस्तक में अपनी थ्योरी दिया था, अपना मत लिखा था। जो बहुत ही पब्लिश हुई थी बाद में आगे चलकर। हाँ, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। अब लीनियस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लीनियस के सिद्धांत में एक अड़चन आ गई जब सभी वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि मतलब आप बताइए युगलिना को हम किस ग्रुप में रखेंगे, किस में रखेंगे। हाँ, युगलिना की कहानी अब हम आपको बताते हैं। बच्चों, युगलिना एक ऐसा जीव है जो समुद्र के ऊपरी सतह पर जब रहता है तो समुद्र के निचले सतह पर भी रहता है, ऊपरी सतह पर भी रहता है। जब ये समुद्र के ऊपरी सतह पर रहता है तो इसको सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं। लेकिन जब ये घूमने के लिए समुद्र की गहराई में चला जाता है, हाँ एकदम गहराई में चला जाता है, तो वहाँ सूर्य का प्रकाश उसे मिलता नहीं है। तब ये क्या करता है, वो वहाँ के आसपास के जीवों को मारकर खा लेता है। इस तरीके से ये आप ये प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं और मारकर खा भी रहे हैं जीवों को। तो ये दोनों तरह का काम कर रहे हैं बच्चों। तो लीनियस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हाँ बच्चों, इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि ये दोनों तरह का काम कर रहे थे। ये स्वपोषी भी थे और ये विषमपोषी भी थे। इस तरीके से ये देखिए लीनियस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, अतः इनका ये वर्गीकरण बाद में असफल हो गया। शुरू में तो सब ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन युगलिना बीच में आकर के समस्या पैदा कर दी और उनका वर्गीकरण फ्लॉप हो गया। अब फिर से वैज्ञानिकों के बीच में वर्गीकरण की चर्चा उठी, फिर से शुरू हो गई। सभी वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से प्रयास करने लगे वर्गीकरण के लिए। हाँ, तभी एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम होता है रॉबर्ट एच विटेकर, RH विटेकर उनका नाम है। अब इनके अनुसार धरती पर बहुत सारे जीव हैं, सभी अलग अलग हैं। इतने सारे जीव हैं, इतने सारे जीव हैं, सभी जीवों के बारे में जानना, समझना, उनका अध्ययन करना बहुत मुश्किल था। अब जाहिर सी बात है कि रूम में खूब ढेर सारे कपड़े होंगे, खूब ढेर सारे कपड़े होंगे, किताब होंगे, तो आदमी को कंफ्यूजन होगा कैसे क्या करें। तो इसलिए जो है ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि जीवों को 5 भागों में बांटो। 5 भाग कौन कौन है? पहला किंगडम है जगत मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है कवक जगत, चौथा किंगडम मतलब जगत, पादप जगत, पांचवा किंगडम है जंतु जगत। हाँ, अब दिक्कत ये आती है कि मतलब किस जीव को हम मोनेरा में रखें, किस जीव को हम प्रोटिस्टा में रखें, किस जीव को हम कवक जगत में रखें, किस जीव को हम पादप जगत में रखें, किस जीव को हम जंतु जगत में रखें। हाँ, ये वही वैज्ञानिकों ने पूछा। तो 5 जगत में बांटने की वजह से इसे 5 जगत वर्गीकरण कहा गया। हाँ, ये वही चीज़ है। अब वैज्ञानिकों ने विटेकर से पूछा कि मोनेरा जगत में किसको रखें, वही चीज़ है बच्चों। तो उन्होंने विटेकर ने कहा कि वर्गीकरण का आधार लेकर जाओ, उसमें अलग अलग चीज़ों को देखो और देखकर उस हिसाब से रख देना जगत में। तो अब सवाल होता है वर्गीकरण का आधार क्या है। हाँ, आधार के बारे में जानना है।
इसमें बच्चों कटिंग हो गई है, अवॉइड कीजिएगा। हाँ, पहला है कोशिका का प्रकार देखिएगा। हाँ, कोशिका कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। हाँ, उसमें ये देखना है। दूसरा मतलब एक नया जीव मिले तो उसका कोशिका ले लो और ये देखो कि वो किस प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। तो फिर इसके बाद उसमें ये देखना है कि केंद्र झिल्ली है कि नहीं है। हाँ, उसमें कोशिकांग है कि नहीं है, ये देखना है। फिर इसमें देखना है कोशिका भित्ति है कि नहीं है। फिर उनकी पोषण विधि को देखना है, वो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं कि दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं। फिर शरीर की संरचना देखना, वो एक कोशिका से बने हैं या बहुत कोशिका से बने हैं। हाँ, अब उसमें समानुतक भी देखना है। ये तो बच्चों बाद में देखेंगे, बाद में आगे पढ़ेंगे समानुतक जनन विधि के बारे में। समानुतक जाइलम फ्लोएम होता है। हाँ, जाइलम फ्लोएम है, और जनन विधि का भी हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल इतना शरीर की संरचना पर जाना है, इतना यहाँ तक ही देखना भी। अब उनके अनुसार जब कोई नया जीव मिले तो उसमें से सबसे पहले कोशिका लेकर देखना। वही बात है, वो एक कोश की है या बहुकोश की है, उनकी शारीरिक संरचना को देखना। अगर एक कोशिका का बना है तो वो एक कोश की होगा, और बहुत कोशिकाओं से बना है तो बहुकोशिकाएं होंगी। उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है, कोशिकांग नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक होगा। केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिकांग है, तो वो यूकैरियोटिक होगा। इस तरीके से हम उस जगत में रखेंगे जीव को। हाँ, इस आधार पर विभाजित करना है। इस धरती पर दो प्रकार के जीव होते हैं। हाँ, इस धरती पर दो प्रकार के जीव होते हैं, स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। परपोषी भी होते हैं। तो उनके साथ जो है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको अलग रख दो, और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं, उनको अलग रख दो। दो कैटेगरी बन गई। तो ये हो गया पोषण की विधि वाला हो गया। जो अपना खाना स्वयं बनाते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते, स्वपोषी होते हैं। कुछ और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, रसायन लेकर के अपना जो है खाना बना लेते, वो रसायन संश्लेषण, लेकिन खाना तो स्वयं बना रहे। तो दो कैटेगरी होती है, एक स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी परपोषी भी होता है। दो कैटेगरी बन गई। तो जो स्वपोषी है वो पादप हो गए, और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं खाना के लिए वो जंतु जगत में हो गए। कुछ ये लिखा है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रसायन से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसे जीव को रसायन संश्लेषी स्वपोषी कहते हैं। जो जीव सूर्य का प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहते हैं। है तो दोनों स्वपोषी। तो दो कैटेगरी बन जाती है, दो में डिवीजन होता है, एक स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। तो दो हो गया। अब परजीवी किसे कहते हैं बच्चों? वो ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहें, हाँ, और उसे मारे नहीं, उसे परजीवी कहते, पोषण कहा जाता है, पोषण विधि है ना। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहे और उसे मारे नहीं, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे बालों में जुआ होता है, वो जो है खून चूस लेती है, लेकिन मारती तो है नहीं ना। तो वही चीज है। और मृत जीवी ऐसे किसे कहते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मरी हुई या सड़ी हुई चीजों से अपना खाना लेते हैं, तो उन्हें ऐसे जीव को मृत जीवी जीव कहते हैं। जैसे कवक, हाँ, ये कवक हो गया। अब ये सब बच्चों विषम, ये दोनों विषम पोषण में आते हैं कि ये दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं। और विषमपोषी में एक और प्रकार आता है बच्चों, ऐसा जीव, हाँ, जिसमें जीव भोज पदार्थों को ठोस अवस्था में या तरल अवस्था में लेते हैं और उसका पाचन अपने शरीर के अंदर, उनकी शरीर के अंदर होता है। तो ऐसे पोषण को प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणी समपोषी पोषण। इसका उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य परजीवी भी नहीं है, नित्यजीवी भी नहीं है, दूसरों के ऊपर तो रहते नहीं हैं, और सड़े गले चीज़ों से वो लेते नहीं है खाना। तो मनुष्य की कैटेगरी प्राणी समपोषी में आता है।
ठीक है, यहाँ तक बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा स्टोरी। अब आते हैं कि कौन कौन से जीव मोनेरा में रखे जाए, कौन से जीव प्रोटिस्टा में रखा जाए, कौन कवक में रखा जाए, कौन पादप में रखा जाए, कौन जंतु जगत में रखा जाए। ठीक है, अब इसके बारे में हमें जानना है। तो वर्गीकरण का आधार है हाँ मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत। हाँ, अब इस आधार पर हमको उस जीव को इसमें रखना है कि इसमें रखना है, कि इसमें रखना है, कि इसमें रखना है, कि इसमें रखना है। तो सबसे पहला आधार है कोशिका का प्रकार। सबसे पहले जो नया जीव मिले तो उसको उसकी कोशिका को लो और देखो कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, कोशिकांग नहीं होंगे, उसमें कोई भी मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, सिंपल से होते हैं। उनको प्राचीन भी कहा जाता है, प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है तो ये जो है प्रोकैरियोटिक में रखा जाएगा। और अगर केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली भी है, इसमें जो है ऐसे कोशिका में डीएनए बिखरे रहते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं होते, ऐसे डीएनए बिखरे रहते हैं, कोशिकांग नहीं होता। और लेकिन केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिकांग है, तो ये सब यूकैरियोटिक में रहेंगे। तो हाँ, प्रोटिस्टा में भी रख सकते हैं, कवक में भी रख सकते हैं, पादप में भी रख सकते हैं, जंतु जगत में भी रख सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें है तो। अब हम इसके बाद देखते हैं केंद्रक झिल्ली। हमने बताया ना इसमें अनुपस्थित रहते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक में रखा जाएगा। हाँ, और इसमें जो है सब में उपस्थित होता है क्योंकि यूकैरियोटिक है, कोशिकांग भी होते हैं झिल्ली युक्त। अब इसके बाद तीसरा हम ये देखते हैं कोशिका भित्ति देखते हैं। कोशिका भित्ति जो है इसमें उपस्थित होता है, मोनेरा में उपस्थित होता है, कुछ में होता है। हाँ, इसमें कवक में भी होता है कोशिका भित्ति, हाँ काइटिन का बना होता है, और इसमें भी उपस्थित होता है, मगर जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती। हाँ, तो ये जंतु कोशिका में उस जीव को लाकर रख देंगे। ठीक है बच्चों। तो उसमें केंद्रक झिल्ली भी है और कोशिकांग भी है, वो यूकैरियोटिक भी है, और लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है तो उसको जंतु जगत में रख देंगे। अब आते हैं पोषण विधि के आधार पर। अब जो होते हैं पोषण विधि, रसायन संश्लेषी भी होता है, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों रसायन संश्लेषी होते हैं। हाँ, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर बैठ जाते हैं, उसी से अपना खाना लेते हैं। तो ऐसे जो है रसायन संश्लेषी और विषमपोषी ये मोनेरा जगत में रखे जाएंगे। हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मतलब प्रोकैरियोटिक होते हैं, उसमें रखे जाएंगे। सभी बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक में आता है। ये हो गया। अब ये है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन से जीव आएंगे भाई? ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं, क्योंकि यूग्लिना है। हाँ, यूग्लिना जो है खाना भी बनाता है और मार के खाता भी है, दोनों है। तो ऐसे जीव जो हैं यूकैरियोटिक हैं, उनमें कोशिका भित्ति भी है, प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं, केंद्रक झिल्ली भी है, ये प्रोटिस्टा जगत में आ जाएंगे। और इसके बाद आते हैं कवक है। कवक में क्या है? कोशिका भित्ति है, हाँ यूकैरियोटिक है, तो ये मृतजीवी। हाँ, और एक आता है सहजीवी। सहजीवी में जो कवक होते हैं लाइक वो बैक्टीरिया के साथ सड़ी गली चीज़ों पर बैक्टीरिया भी रहते हैं, उनके साथ सहजीवी संबंध बना करके आपस में अपना खाना लेते हैं, तो ऐसे को सहजीवी कहते हैं। इनका उदाहरण है लाइकेन। हाँ, लाइकेन है। तो इस तरीके से अगर मृतजीवी है, सहजीवी है, तो ये कवक जगत में आ जाएंगे। अब पादप जगत में स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना रहे हैं, कोशिका भित्ति भी है, कोशिका झिल्ली भी है, कोशिकांग भी है, और इस तरीके से वो यूकैरियोटिक है, तो पादप जगत में आएंगे। ये विषमपोषी है, ये खाना अपना बनाते नहीं है, कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो इसलिए ये जंतु जगत में
ऐसे इस टाइप के जीव रखे जाएंगे। अब आते हैं शरीर की रचना पर। तो शरीर की रचना का मतलब एक कोशिका से बने हैं कि बहुत सारे कोशिकाओं से बने हैं, इसका मतलब ये है। तो अगर एक ही कोशिका से बने हैं वो एक कोशिकीय हैं। तो एक कोशिकीय है, बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही कोशिकीय होते हैं। और लेकिन प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी है और एक कोशिकीय है, तो इसलिए वो मोनेरा में रखा जाएगा। लेकिन वही एक कोशिकीय तो है, एक कोशिका से बना है, लेकिन वो जो है उस यूकैरियोटिक है, उसमें जो है केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है कहाँ, तो इस वजह से वो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा, प्रोटिस्टा जगत में रखा जाएगा। अब आते हैं कवक है, ये भी बहुकोशिकीय है बच्चों, बहुकोशिकीय जीव है। हाँ, और पादप भी बहुकोशिकीय है और जंतु जगत भी बहुकोशिकीय है। ये सब इसमें रखे जाएंगे, ये दोनों प्रोटिस्टा में और मोनेरा में रखे जाएंगे। अब उदाहरण पर आ जाते हैं। सारे जितने भी जीवाणु हैं वो प्रोकैरियोटिक है। नीले हरे शैवाल हमने बोला है ना, साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मन के उदाहरण है। ये सब मोनेरा में रखे जाएंगे, ये प्रोकैरियोटिक हैं। हाँ, एक कोशिकीय भी है और प्रोकैरियोटिक भी है, इसलिए मोनेरा में रखे जाएंगे। और एक कोशिकीय तो है लेकिन यूकैरियोटिक है, इनमें कोशिका भित्ति भी है और जो है केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिकांग है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए ये प्रोटिस्टा जगत में रखे जाएंगे। हाँ, एक कोश के होने के बावजूद ये यूकैरियोटिक है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तो इसमें कौन कौन आते हैं बच्चों? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सब प्रोटोजोआ संघ के हैं। हाँ, ये एक कोश के जीव हैं। शैवाल, जितने भी शैवाल हैं, डायटम है और यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है। हाँ, स्पायरोगायरा है, क्लोरेला है बच्चों, ये यूलोथ्रिक्स है। ये क्लेमाइडोमोनास है, ये शैवाल है। ये स्पायरोगायरा है, ये क्लोरेला है बच्चों। हाँ, ये यूलोथ्रिक्स है, ये क्लेमाइडोमोनास है और ये स्पायरोगायरा है, ये क्लोरेला है। हाँ, ये विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं। सारे शैवाल बच्चों ये प्रोटिस्टा जगत में रखे जाएंगे। डायटम भी आते हैं। अब कवक में कौन आता है? कवक में ईस्ट आते हैं, मोल्ड आते हैं, मशरूम आते हैं, पेंसिलियम आते हैं, एगरिकस आते हैं बच्चों। हाँ, एगरिकस आते हैं। ये देखो, ये ईस्ट है बच्चों, ये पेंसिलियम है, पेनिसिलियम है और ये मशरूम है, एग्रिकस भी आते हैं, राइजोपस भी आते हैं बच्चों। ईस्ट जो होता है, ईस्ट का इस्तेमाल जो है बेकरी इंडस्ट्रीज या बियर इंडस्ट्रीज में किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब आटे को गूंधा जाता है, तो जब ब्रेड बनाया जाता है, ब्रेड वाला इंडस्ट्री होता है, तो जब साना जाता है मैदे को, तो उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दिया जाता है, तो 3-4 घंटे के लिए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगता है, तो वो स्पंजी हो जाता है, उसी से ये बनता है। बियर इंडस्ट्रीज में भी इसका काम आता है। हाँ, पेंसिलियम एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जो सर्दी जुकाम होता है, तो ये इसी से बनाया जाता है। ये मशरूम में ये एडिबल भी होते हैं और नॉन एडिबल भी होते हैं। ये पॉइजनस भी है और खाने वाला भी है। हाँ, आजकल एडवांस में मशरूम आते हैं जो एडिबल होते हैं, और जो लकड़ी पर बरसात में जो मशरूम दिखते हैं वो पॉइजनस होते हैं बच्चों। हाँ, ये है इस तरीके से। और प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो जितने भी जीव आते हैं बच्चों, उनके गमन के लिए, चलने के लिए सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। ये पैरामीशियम में ये जो है बाल जैसी जो संरचना है, ये सीलिया है, इसी से पैरामीशियम चलते हैं। और यूग्लेना में जो है ये फ्लैजिला है। हाँ, इसी से चलते हैं। और ये जो है अमीबा है। हाँ, ये जब फूड पार्टिकल देखते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं।
ये मोनेरा जगत का ये बैक्टीरिया है। हाँ, ये बैक्टीरिया ये मोनेरा जगत में आते हैं, ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं और ये कवक जगत में आते हैं। पादप जगत में जितने भी पौधे हैं, सब पेड़ पौधे पादप जगत में आते हैं। सारे जितने भी जंतु हैं, शेर है, चीता है, जितने भी एनिमल्स, इवन मनुष्य भी जंतु जगत में रखे जाते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, ये लिखा है पादप जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं, जंतु जगत में सारे जंतु आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, क्योंकि इसमें कोशिकावृत्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए ये जंतु जगत में है। सब कुछ तो है ये जो पादप में है, कोशिकावृत्ति पादप में पाया जाता है, इसलिए पादप में, इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए जो है जंतु जगत में है। अब ये देखिए सारणी द्वारा है। हाँ, ये सारणी बनी हुई है, ये जीवधारी का वर्गीकरण है। हाँ, तो जब कोई नए जीव मिले तो कोश का देखना है। तो कोश का ये दो तरीके के हैं, उसमें देखना है कि प्रोकैरियोटिक कोश का है, पुराने ज़माने का है कि नए ज़माने का है। पुराने ज़माने का है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, न केंद्रक है न केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक में भी डीएनए बिखरा हुआ है इधर उधर, झिल्ली नहीं है, न कोशिकांग है, तो प्रोकैरियोटिक है, वो प्राचीन है, मोनेरा जगत में रखा जाएगा चुपचाप। और जिसमें ये सब चीज़ें हैं, जैसे केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिकांग है, चुपचाप यूकैरियोटिक में रखा जाएगा। वो यूकैरियोटिक कोशिका है तो यूकैरियोटिक में आएगा, नया विकसित है। अब सवाल ये होता है कि अब कैरियोटिक में जो है चार है विकल्प है, प्रोटिस्टा भी है, कवक भी है, पादप भी है, जंतु भी है। अब इसके लिए हमको क्या देखना है कि कोश का शारीरिक संरचना देखना है, वो एक कोशिका से बने कि दो कोशिका से, मतलब बहुत कोशिकाओं से बने। तो एक कोशिका से बने तो इसका मतलब एक कोश की है, तो इसका यहाँ डिवीज़न होगा। हाँ, तो एक कोशिकीय हो गए तो प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, चूँकि यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है तब तो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। बहुत कोशिकाओं से बने हैं तो वो बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे, उनको उसमें रखा जाएगा। अब आता है बहुकोश के जीव में तीन विकल्प हैं। अब उस जीव को किस में रखा जाएगा, कवक में रखें कि पादप में रखें कि जंतु जगत में रखें। तो अब इसके लिए हमको कोशिकाभित्ति देखनी पड़ेगी। हाँ, कोशिकाभित्ति देखना है, तो कोशिकाभित्ति जिसमें है तो वो कवक में भी आ सकता है और पादप में भी आ सकता है, लेकिन जंतु जगत में नहीं आएगा। जंतु जगत कोशिकाभित्ति अगर नहीं है तो जंतु जगत में रखा जाएगा, और कोशिकाभित्ति है तो कवक या पादप जगत में रखा जाएगा। हाँ, ये चीज़ें कोशिकाभित्ति है तो दो विकल्प है, पादप जगत में रखेंगे या कवक जगत में रखेंगे। कोशिकाभित्ति नहीं है तो ऑटोमेटिकली जंतु जगत में रखा जाएगा ऐसे जीव को। अब आ गए हैं जिसमें कोशिकाभित्ति है, अब इसके दो कैटेगरी करना है। अब इसके लिए क्या करें, किस पादप में रखें कि कवक में रखें, तो इसके लिए हमें प्रकाश संश्लेषण देखना है। जो अब प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो वो पादप में रखे जाएंगे, पादप में रखे जाएंगे। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे हैं वो कवक जगत में रखे जाएंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अगर है तो वो पादप होगा, पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करते ही करते हैं, लेकिन कवक नहीं करता है। हाँ, तो जो नहीं कर रहे हैं तो वो कवक जगत में रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, कोशिकाभित्ति अगर नहीं है तो वो जंतु में आएंगी, अगर कोशिकाभित्ति है तो वो कवक में भी आ सकता है, पादप में आएगा, क्योंकि कवक में जो कोशिकाभित्ति काइटिन की बनी होती है, हाँ, और पादप जगत में सेलुलोज की बनी होती है। और प्रकाश संश्लेषण अगर कर रहा है तो वो पादप जगत में है, और अगर नहीं कर रहा है तो कवक जगत में है। हाँ, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गीकरण के पदानुक्रम बताएंगे बच्चों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को नए हैं तो मतलब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।